लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बना ली हैं। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक लॉ कॉमन होता है कि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो बोला जाता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है? सेम प्लेन का मतलब ये, देखो मान लो मेरे पास ये कोई सरफेस है, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे थी, वो तो प्लेन सरफेस के हिसाब से होता है, जो भी इसकी नॉर्मल है इस तरीके से कोई नॉर्मल थी, ये नॉर्मल थी। अगर इधर से लाइट रिफ्लेक्शन इंसिडेंट हो रही है, इधर से आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके वो उधर ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ से आई और टकरा के इधर चली गई। ऐसे केस में हमारे पास ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। लाइट इधर से आएगी तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर ही जाने वाली। अगर रिफ्रैक्शन होगा तो वो नीचे की तरफ निकल जाएगी। दिस इज इट। यही होता है बस हमारे पास कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टेड सारी की सारी जो होती हैं सेम ही प्लेन में होती है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ मैंने सारी चीज़ें ड्रॉ कर दी। तो जब भी हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे के साथ तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी, या वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मीडियम के अंदर चली जाएगी, दूसरी तरफ निकल जाएगी, या फिर उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो सकता है। तीन ही चीज़ें हो सकती हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ से भूल सकते हो, या फिर मत भूलो, बने रहना तो इनको। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म भी होती है। कभी तो पूछा नहीं गया ये सवाल, शायद पूछा भी नहीं जाएगा, पर देखो हमारे पास इसका कुछ डायरेक्शन होता है, हमारे पास नॉर्मल का भी कुछ डायरेक्शन होता है, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का भी कुछ डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से उनके बीच में अगर चाहते हो कोई रिलेशन निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों लॉज को हमने देख लिया। क्या है प्रूफ इन लॉज का? कोई प्रूफ नहीं है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉ है और ज़्यादा कुछ इनका यूज़ है नहीं। Two plane mirrors A and B are aligned parallel to each other as shown in the figure. ये मेरा मिरर A है, ये मेरे पास मिरर B है. A light ray is incident at an angle 30 degree at a point just inside one end of A. तो अभी 30 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर हमारे पास आ रही है. ठीक है. The plane of incidence coincides with the plane of the figure. ठीक है. The maximum number of times the ray undergoes reflection, including the first one, before it emerges out is. हमें बेसिकली बताना है यहाँ पर कितने इसके रिफ्लेक्शन हो रही है। यहाँ से आई है, फिर ऐसे ऐसे टकराते टकराते जाएगी। बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो जाएंगे। जैसे इसको इंक्लूड करना 1 2 3 4। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं कैसे आया। देखो, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर ये करेंगे कि भाई यहाँ से इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। अब देखो, रिफ्लेक्टेड रे को मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो उसी कलर की रहती। तो ये वाला भी एंगल आ जाता है मेरे पास 30 डिग्री। फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से आएगी, ऐसे आएगी। लेकिन हमें तो जानना है कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हुए हैं। तो देखो इसकी अप्रोच क्या होगी। एक रिफ्लेक्शन में एक्स डायरेक्शन में हम कितना मूव हो गए। तो देखो, हमने इतना जो डिस्टेंस है ये एक रिफ्लेक्शन में ट्रैवल कर लिया है, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करी जाए। हाँ, तो लेट से मैं इसको लिख देता हूँ एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू क्या मैं बता सकता हूँ। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखो, ये वाली जो लेंथ है 0.2 मीटर है, मेरे पास आ जाता है एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू tan 30। एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू tan ऑफ 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू मुझे पता चल जाती है 0.2 डिवाइडेड बाई √3। इतना हमारे पास वैल्यू हो जाती है, ये मीटर में आएगा। ठीक। अब एक रिफ्लेक्शन में मैं इतना चल लेता हूँ, अगले रिफ्लेक्शन में फिर इतना चलूँगा, फिर अगले रिफ्लेक्शन में फिर इतना चलूँगा, फिर इतना चलूँगा, इस तरीके से। करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मान लो n हो चुके हैं, तो मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स एक्स नॉट विल बी इक्वल टू, हम टोटल इधर कितना चलना चाहते हैं 2√3। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे हम 2√3 इस तरीके से, √3। और यहाँ से देखो वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 2√3 डिवाइडेड बाई 0.2 और फिर ऊपर चला जाएगा मेरे पास √3। तो ये कट जाता है, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 10 × 3 विच इज़ इक्वल टू 30। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था।
रोटेशन ऑफ मिरर। मान लो हमारे पास इस तरीके से मिरर है और इस पर कुछ इंसिडेंट रे आ रही है, फिर मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा तो देखो ये इंसिडेंट रे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी जो नॉर्मल थी वो ऐसे रोटेट हो जाएगी। और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से इधर जा रही थी, उसके साथ उसका भी कुछ रोटेशन होता है। तो यही सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखो हमारे पास पहली बात तो, अगर अब मैं रोटेशन को अभी के लिए भूल भी जाऊँ, पहले मैं ये भी देखना चाहता हूँ भाई इसका डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है। मान लो यहाँ पर मिरर होता ही नहीं तो हमारी लाइट रे किधर जा रही थी, लाइट रे सीधी सीधी इधर जा रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर मिरर आ गया है तो अब लाइट रे इधर जा रही है, तो डेविएशन का एंगल किसे बोलोगे? डेविएशन मतलब आपका जो ओरिजिनल पाथ था उससे आप कितना मुड़ गए। तो भाई पहले तो हम जा रहे थे इस तरफ, अब हम जाने लगे हैं इस तरफ, तो यही तो हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। भाई हमारे पास मान लो एक मिरर है, उसमें अगर इस तरीके से लाइट रे आ रही थी और वो जाती यहाँ पर इस तरफ, लेकिन अब टकराने के बाद ये नॉर्मल है इसका, तो अब वो जाने लगी है इस तरफ। अगर ये मेरे पास था एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये हो जाता है मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इन दोनों के बीच में अब देखो डेविएशन मैं इस तरीके से नापूंगा डेल्टा, डेविएशन की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाएगी। देखो ये था मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, तो ये तीनों एंगल मिलकर के कितने हो जाते हैं हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाती है डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर। और हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता है आई और आर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो यहाँ से इसी को मैं लिख सकता हूँ भाई, जो डेविएशन की वैल्यू होती है वो होती है 180 माइनस 2 टाइम्स आई के बराबर। ये हो जाता है हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब क्या हो रहा है, हमने भाई इसको यहाँ पर से इसको मान लो इस तरीके से, अब की बार हम मिरर को रोटेट करा रहे हैं। ठीक, तो मिरर को रोटेट करा रहे हैं, कितने से रोटेट करा रहे हैं, नया मिरर मैं बनाऊंगा यहाँ पर। ये बन गया हमारे पास नया मिरर, मैंने मिरर को मान लो इस तरफ एक्स अमाउंट से रोटेट कर दिया। ठीक, ओके। अब यहाँ पर अगर मैंने मिरर को एक्स अमाउंट से रोटेट किया है तो एक बात बताओ, मेरा जो नॉर्मल यहाँ पर था वो भी तो एक्स अमाउंट से रोटेट होएगा। क्यों रोटेट होएगा? क्योंकि मिरर और नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। आपने मिरर और नॉर्मल पहले भी परपेंडिकुलर थे, उसको रोटेट कर दोगे तो नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू थी वो कितनी थी, आई के बराबर। अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आ जाता है ना, आई प्लस एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई मेरे पास आई डैश विल बी इक्वल टू आई प्लस एक्स हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, आर डैश, वो भी हो जाएगा आई डैश के बराबर, वो कहलाएगा आई प्लस एक्स। अब देखो हमारे पास रिफ्लेक्शन किधर होएगा, यहाँ पर। ये मेरे पास इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इतना ही दूरी पर यहाँ पर कहीं पर हमारे पास लाइट रे इस तरफ जाएगी। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल था मेरे पास आई प्लस एक्स के बराबर, तो ये एंगल भी मेरे पास आई प्लस एक्स हो जाना चाहिए, करेक्ट। दिस विल ऑल्सो बी आई प्लस एक्स के बराबर। हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानने में इंटरेस्ट हैं कि भाई हमने मिरर को एक्स अमाउंट से घुमाया, तो पहले हमारी लाइट रे इधर जाती थी, अब हमारी लाइट रे इधर जा रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना आ गया है ना। मैं एक्चुअली क्या जानना चाहता हूँ, मेरे पास ये वाला जो एंगल है इसको मान लो मैं क्या बोल दूँ, इसको कुछ नाम दे देते हैं, थीटा नाम दे देते हैं मान लो इसको। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू, कितना दिखाई दे रहा है थीटा, देखो ये टोटल एंगल माइनस ये वाला एंगल कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक था मेरे पास आई प्लस एक्स, फिर यहाँ से यहाँ तक मेरे पास है फिर से आई प्लस एक्स, तो ये जो वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स आई प्लस एक्स माइनस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल कितना था, वो था मेरे पास आई प्लस आर, बेसिकली 2 टाइम्स आई के बराबर, तो माइनस 2 टाइम्स आई कर देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। अगर हम मिरर को एक्स अमाउंट से घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमारी ट्वाइस ऑफ द अमाउंट घूम जाती है। अगर मिरर को आप 5 डिग्री घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री मुड़ जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये रिजल्ट है। A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाते चलेंगे। हमारे पास इस तरीके से एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर हमारे पास सोर्स है L, यहाँ से
नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है मतलब उसके ठीक सामने ही यहाँ पर लाइट जा रही होगी इस जगह पे, राइट। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस जस्ट अबव द सोर्स आई। आई है कि एल है, एल ही होगा ये भी, ठीक है, इसको भी एल कर दो, ठीक। लाइट का सोर्स है, यहाँ से गई और वापस यहाँ पे आ गई, तो यहीं पर एक इस तरीके से स्केल लगा हुआ है, उसके ऊपर हमारे पास स्पॉट कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो दिस इज अ स्केल। यहाँ पर ऐसे कुछ मार्किंग्स लगी हुई होंगी, ये हमारे पास स्केल आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, द स्पॉट of the light is found to move through the distance y on the scale. The angle theta is given by. देखो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर दिया, एंगल इसको थोड़ा सा रोटेट किया है, कितना, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अगर मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया तो जो लाइट पहले यहाँ से यहीं पड़ रही थी, अब वो यहाँ से थोड़ा ऊपर जा करके टकराती है। तो अब आपको बताना है y और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ y एंड x। हमारे पास ये डिस्टेंस है, हमारे पास x। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। देखो बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है। हमारे पास यहाँ पर जब नॉर्मल ही था हमारे पास मिरर, तो पॉइंट तो इसी जगह पे था, फिर उसके बाद हमने इसको थीटा घुमा दिया। देखो यहाँ से जो लाइट आएगी अब वो 2 थीटा पे रोटेट हो चुकी होगी ना, इस तरीके से जा रही होगी। ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 थीटा आ जाती है। ये मुझे पता है कि जब एंगल मिरर को रोटेट किया जाता है तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी वो 2 थीटा से रोटेट हो जाती है। सेम सेंस में देखो, इसको इस तरफ थीटा किया है, कौन सा सेंस है ये, क्लॉकवाइज, तो ये भी होगा हमारे पास क्लॉकवाइज। देखो एरो शैरो बना दो यहाँ पर इस तरीके से, ये लाइट इधर आती है, यहाँ पर टकरा जाती है। जहाँ पे टकराती है हमको बोल दिया गया कि भाई ये वाली जो स्पॉट है ये y ऊपर है इस तरीके से। क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा, सॉरी tan थीटा नहीं, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x है, करेक्ट। और क्योंकि ये स्मॉल एंगल है, इसी को अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख दूंगा, ये 2 थीटा की तो बराबर है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। अब यहाँ पे अंडर 2 थीटा लिखा हुआ है तो इसको 2 थीटा कर देंगे हम। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2x, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से डी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखो वेरिएशन किस तरीके के हो सकते हैं। अब बोल दिया जाएगा कि इसको मैं एंगल इस तरीके से नहीं बनाता हूँ, है ना, थीटा एंगल की जगह मैं इसको कुछ एक ओमेगा दे देता हूँ इस पॉइंट की। फिर अब ये कॉन्स्टेंटली घूमता रहेगा तो ये ऊपर जाने लगेगा, इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहीं से हमारे पास वैल्यू जाती है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कितना लिख देता, मैं y की वैल्यू लिख देता 2x थीटा इस तरीके से। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, तो यहाँ पे मेरे पास आता है dy अपॉन dt। ये चीज़ क्या कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ, ये मान लो जो भी चीज़ है इसको डॉट बोल देते हैं अगर, ठीक है, दिस इज डॉट। वेलोसिटी ऑफ डॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाता है 2x। x तो यहाँ पे कांस्टेंट है, x थोड़ी ना चेंज हो रहा है, चेंज तो थीटा हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 2x डी थीटा अपॉन dt, जो क्या कहलाता है, हमने यहाँ पर इसकी जो ओमेगा दी है तो इसी को आप लिख देते हैं 2x ओमेगा, ठीक। तो यहाँ से आप इस तरीके के रिलेशन भी निकाल सकते हो। अगेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा जब तक स्मॉल है तभी तक ये चीज़ वैलिड है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है विद कलरफुल ग्राफिक्स, और उसमें और हर तरीके के पीवाई की इसको इंक्लूड कर लिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त हो जाए। और कलरफुल पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी डाउनलोड करो, और हम मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फुल कोर्स में।